ओके माय डियर चैंपियंस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम 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 यू ऑल। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर सौम्या जी, गुड आफ्टरनून। किंशु, अरे वाह किंशु, आपका बर्थडे है और वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू डियर किंशु। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, अ ब्लास्टिंग ईयर अहेड। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। यस आस्था, सौम्या, गुड आफ्टरनून जी। आ जाइए सभी लोग। वेरी गुड। यस हर्षिता, साहिल, ओके जी। देवांश, भाविक, प्रियांशु, विशाल, गौरव, ईशु, गले में थोड़ी खराश, ओहो हो। संजीत, गुड आफ्टरनून। पलक, अतुल सिंह, कैसे हो आप लोग भाई? आ जाओ फटाफट आ जाओ। और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बुला लो, बता दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमारा एनयूटी तक का रिवीजन हुआ था उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारे एक्सरसाइज 4C और 4D के क्वेश्चंस भी करेंगे आज, ठीक है? तो आज हमारा ये जो है भाई खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन वाला पार्ट है, इट विल बी कंप्लीटली डन। ओके जी। शिवनंदा, नवीन, प्रांजल, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। थैंक यू इशू। अमित, मैं बहुत अच्छा हूँ। अर्षिता, आप कैसी हैं? चलिए वेरी गुड। तो शुरू करते हैं यार फटाफट सेशन को। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर। एंड करेंटली वी आर गोइंग विथ रिविजनरी सीरीज सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट नंबर 3। इसका मतलब इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवीजन हो चुका है। तो 3 लेक्चर में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा रिवाइज करने का जो टारगेट रखा था, आज उसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है सर, वेरी गुड। तो माय नेम इज सीए प्रणव, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर दिल से रे एंड क्वालिफाइड सीए ऑल द लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एम है आपके दिमाग से मैथ्स फोबिया को पूरी तरह दूर करना। एजुकेटर फॉर पेपर 3 सीए फाउंडेशन, मैथ चला रहे हैं, स्टैट्स, क्विज एंड रिवीजन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपने क्लासेस कहीं से भी करी हो, रेगुलर क्लास किसी से भी करी हो, रिवीजन सेशंस जो होते हैं वो आपके लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो आप बिल्कुल उसे अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी सिलेबस किया है तो आप रिवीजन सेशंस बीच से भी अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात होती नहीं है। ठीक है ना, आपको रिवाइज ही तो करना होता है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो देवांश, महेश, चिराग, आइए आइए आइए। तो हम लोगों ने सर अक्टूबर का जो प्लान बनाया था रिवीजन का, उसके हिसाब से देखो एकदम एज पर द प्लान चल रहे हैं। एक भी चीज हमारी जो है भाई यहाँ से वहां नहीं हुई है। सबसे पहले हमने कोरिलेशन की क्विज करी, फिर रिवीजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 2 सेशंस हुए। उसके बाद कल हमने पीएनसी का क्विज किया जो कि बहुत ही ओपी क्विज था, लोगों को बहुत मजा आया। और आज हम लोग आ चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रिवीजन के पार्ट नंबर 3 में। तो कल होने वाला है क्विज ऑन सेट रिलेशन फंक्शन। यूट्यूब पर शाम को 7:15 बजे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो चुका है अलोंग विद द क्विज ऑन स्पेशल क्लास। सेट रिलेशन फंक्शंस का पहला टॉपिक, पहला सेशन हो चुका है, आज इसका दूसरा सेशन होगा और कल इसकी क्विज हो जाएगी। ठीक है सर, तो बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माय टाइम टेबल इज 7:15 PM हियर एंड 12 PM हियर। ठीक है, चलो मैं अतुल भाई तुम्हारे डाउट का सवाल उत्तर भी दे दूंगा। जो भी मे 22 वाले सीए फाउंडेशन बच्चे हैं, बेटा मे 22 वालों के लिए तो रेगुलर क्लासेस करनी है, अभी रिवीजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी हम लोग अनाउंसमेंट करने आ रहे हैं। एंटायर बाहुबली टीम इज कमिंग विथ यू टू अनाउंस व्हाट विल बी देयर प्लान फॉर मे 2022 सीए फाउंडेशन पीपल। फ्री एंड पेड दोनों की ही बात होगी, सब कुछ रहेगा, बस आप थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा चिराग, आप कर सकते हो। अच्छा, अब अगर आपको मेरे फ्री रिसोर्सेज, अगर आपको जल्दी है, आप लाइव के लिए वेट नहीं करना चाहते, और अगर आप आगे का पूरा रेगुलर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर दिसंबर वाले भी कोई बच्चे जिनके कोई इक्का दुक्का टॉपिक बच गए, कोई चैप्टर उनको नहीं समझ में आया, अगर वो रेगुलर क्लासेस से देखना चाहते हैं तो भाई इस लिंक में जाइए। मेरे टैब में आपको रिविजन्स के सेशंस भी मिलेंगे और रेगुलर क्लासेस में भी हर चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जाकर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा उससे। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे होता है, आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, इस बार भी होने वाला है। एनरोल करते समय मेरा कोड जरूर यूज कर लेना। टेलीग्राम चैनल में आ जाओ क्योंकि वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं होने वाली। प्लस और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं, 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं। सब्सक्रिप्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट या खास बात जो इंडिया में सबसे यूनिक है वो ये सर, कि आप जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स की चॉइस और हर कोर्स में मल्टीपल बैचेस की चॉइस, ये आपके हाथ में होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड दूसरी बात, अनलिमिटेड एक्सेस, नो लिमिटेशन ऑन द व्यू टाइम और वॉच टाइम, एनीथिंग लाइक दैट। तो चलिए सर, दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं, तैयार हो चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थर्ड लेग ऑफ रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद अ क्विक थम्स अप, गिव मी हाउस द जोश। हाय सर, लेट्स बिगिन।
तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 4C, हियर वी गो। एक्सरसाइज 4C आप देखिए सर, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3000 रुपीज, 15 साल 4.5%। भाई बहुत ही सिंपल है। अच्छा, मैंने तुमको क्या सिखाया था? सबसे बड़ी समस्या बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इस चीज की है, जब वो एक्सरसाइज 4C और 4D में आते हैं ना, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई भी फॉर्मूला लगा है तो क्यों लगा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास 3 स्टेप चेक्स हैं, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप हमको चेक करने। स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपका क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला, एन्युटी वाला है या सिंगल वाला है। अगर सिंगल वाला है तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधे लग जाएगा, तो आपको लोड नहीं लेना है। लेकिन अगर एन्युटी वाला है तो आपको दो चीजें सोचनी है कि क्या आपका सवाल प्रेजेंट वैल्यू का है या फ्यूचर वैल्यू का है। जब आप क्वेश्चन पढ़कर उसकी डिटेल्स देखकर समझ जाएं कि पीवी है या एफवी, फिर अपने आप से तीसरा सवाल पूछें कि बताओ भाई एन्युटी रेगुलर वाली है या ड्यू वाली है। तो मैं आपके साथ अभी क्या करने वाला हूं, सुपर क्विक स्पीड में हर क्वेश्चन को तीनों चेक से टेस्ट करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया तो क्यों लगाया। क्योंकि कंप्यूटेशन तो आपको बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कौन लेके देगा। कंप्यूटेशन में ये भाई आपके साथ पेपर में देने जाने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं आपके बाजू में नहीं बैठने वाला ना पेपर में, जो आपको बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो वो आपको सीख के जाना है, कंप्यूटेशन तो आपको ये करवा देगा, टेंशन नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी कहां जरूरत आ गई। ठीक है, चलो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, so sorry for the convenience guys, so sorry for the inconvenience guys, I'm so sorry। अभी सही है क्या? चेक करिए भाई जी, अभी चेक करिए। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू बोला था इसलिए लैग आ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो वाला टोटका अभी भी काम कर रहा है कि जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू बोलो और लैग आ जाता है। ओ भाई साहब, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। चलो तो अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो मैं आप लोगों से क्या बोल रहा था कि यार क्वेश्चन में आपको एन्युटी दिया हुआ है तो वो टेंशन नहीं है, पहला वाला स्टेप तो क्वेश्चन ने बता दिया। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू वर्ड बोला हुआ तो वो भी क्वेश्चन ने बता दिया। मैं आपसे पूछ रहा था तीसरे नंबर का स्टेप कि यार मैं इसमें एन्युटी का टाइप तो दिया ही नहीं, रेगुलर है या ड्यू, तो जल्दी बताओ क्या कर लूं भाई। ऑल माय डियर चैंपियंस, जल्दी मुझे मदद करो। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वी शुड ऑलवेज टेक रेगुलर। क्या समझे ऑल माय डियर व्यूअर्स? अगर क्वेश्चन में आपको टाइप ऑफ एन्युटी ना दी हो तो हमेशा रेगुलर लेना चाहिए। तो बस इससे समझ में आ गया कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना है। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला कि सर आपको एन और आई पता चल जाए ताकि उसकी मदद से आप फैक्टर निकाल सको, और फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इंस्टॉलमेंट में तो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर मिल जाए। अब यहाँ पर 3000 रुपए की एन्युटी दी हुई है, हमारे पास 4.5% दिया हुआ है और 15 साल का सवाल दिया हुआ है। तो n की वैल्यू 15, i की वैल्यू 4.5%, इन दोनों की मदद से हम लोग निकालेंगे एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर निकालने के आपके पास दो तरीके हैं सर, या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/i, 1 - 1/1 + i की पावर n, जो कि हमने काफी सीख लिया है। लेकिन अगर भाई आपके पास कैलकुलेटर में जीटी बटन है तो आप इसे शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। तो आपका फैक्टर आ गया 10.73, इसको 3000 से मल्टीप्लाई करना, ये उत्तर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था थोड़ा धीरे करवाया हूं, अब सुपर फास्ट स्पीड पकड़ेंगे। चलो सर, एक प्रो टिप, इफ वन ऑफ द ऑप्शन इज नन ऑफ दीज देन आई शुड गो टू द नियरेस्ट ऑप्शन और डी। तो देखो क्या होगा जब हम आगे जाकर एक्सरसाइज डी में नहीं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जाते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहां हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दोनों ऑप्शन काफी पास लग रहे हैं, तो मैं नन ऑफ दीज लगाऊं या नियरेस्ट ऑप्शन लगाऊं। कितने लोगों को ये डाउट आता है, सही से बताना। मतलब तुम्हें इस चीज के बीच में डाउट आता है कि क्या मैं राउंड ऑफ कर दूं या फिर मैं नन ऑफ दीज लगा दूं। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, उसके लिए एक प्रो टिप देता हूं मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप। द पॉइंट इज दैट अगर आपके ऑप्शंस ए बी और सी, आपके ऑप्शंस काफी करीब हैं, तो इससे आपको फील होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे एक्यूरेट आंसर पूछ रहा है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं ए बी सी वो काफी दूर दूर हैं, तो ऐसे केस में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो ऐसे केस में नियरेस्ट ऑप्शन लगाना। तो जब काफी क्लोज होंगे ऑप्शन तभी नन ऑफ दीज लगाना, अगर तुम्हारा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा हो तो। ठीक है, चलो ओके जी, फाइन। अब सुनो अगला पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सर। द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150। सबसे पहला चेक
क्या ये क्वेश्चन एन्यूटी का है या सिंगल का है? सर ये क्वेश्चन एन्यूटी का है। क्या ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का है? नहीं पता चल रहा, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एन्यूटी निकालो। क्या आपको पता है कि अमाउंट इज अ फाइनल वैल्यू, अमाउंट इज अ मैच्योरिटी वैल्यू, अमाउंट इज अ लास्ट वैल्यू? तो कहीं ना कहीं अमाउंट फ्यूचर वैल्यू को सिग्निफाई करता है। तो एन्यूटी वर्ड, फ्यूचर वैल्यू वर्ड। टाइप ऑफ एन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जल्दी बता दो क्या कर दूं? एन्यूटी रेगुलर, बात खत्म। चलो भाई आगे बढ़े। फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी रेगुलर। अब मैं सॉल्व करना थोड़ी सिखाऊंगा हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एकदम प्लेन वैनिला तरीके से सॉल्व करना है। 150 फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 12 3.5%, 1.035 की पावर 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.035, बात खत्म। द पॉइंट वाज क्यों कोई सा फॉर्मूला लगा ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? गिव मी थम्स अप। आप मेरी अप्रोच समझ पा रहे हो, आप मेरा फंडा समझ पा रहे हो कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, कि किस चीज पर आपको ध्यान देना है। यस, विच फॉर्मूला विल अप्लाई, हाउ इट विल अप्लाई, ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। नाउ a loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 installments, the amount of each installment to cover principal and interest of 4%. my question to you, क्या ये क्वेश्चन एन्यूटी का है या फिर सिंगल का है? सर क्योंकि मेरे पास इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट वर्ड, इसका मतलब ये क्वेश्चन एन्यूटी का है। दूसरा सवाल, क्या ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फ्यूचर वैल्यू का? सर डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज दी हुई है, क्योंकि आपको लोन की वैल्यू दी हुई है, और लोन क्या होता है? आगे पे करे जाने वाले इंस्टॉलमेंट की आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो लोन है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी हो गया, एन्यूटी भी हो गया। लेकिन फिर से वही सवाल, रेगुलर करूं या ड्यू करूं? सर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेगुलर करोगे, बस हो गया, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी रेगुलर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में आपसे ये पूछा नहीं है, सवाल में आपको ये गिवन है। मतलब आज आप इसको पुट कर दोगे, यहां पर फैक्टर निकाल दोगे और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू रिवर्स कैलकुलेट करके निकालोगे, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? गिव मी थम्स अप। कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4? यस। अब ये देखो सर, क्वेश्चन 4 में क्या कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर एन्यूटी का वैल्यू दे दिया, फिर एन की वैल्यू दे दी। लेकिन मजा की बात यह है कि सर एन की वैल्यू में ईयर्स लिख दिया है। आप कंफ्यूज मत होना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है 12 ईयर्स है तो वैसे भी 12 लेना है। अगर हाफ ईयरली लिखा होता तो मैं 24 ले लेता। अच्छा, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है, समझ में पूछ क्या रहा है? अरे भाई जो भी पूछ रहा हो, अगर तुमको नहीं पता वी क्या है, अपन मेरे को तो नहीं पता भाई वी क्या है, हमने तो वी जैसा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन नीचे जो हिंट दी हुई है उससे देखकर समझ में, अच्छा ये तो हमारे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है। तो फिर अब यहां पर ऐसा मत बोलना कि सर आपने वो 3 स्टेप क्यों नहीं लगाए। क्या ये कोई वर्ड प्रॉब्लम है? क्या ये कोई वर्ड प्रॉब्लम है जिसको पढ़ के मैं 3 स्टेप लगाऊं? नहीं ना भाई। तो यहां पर कैसे लगाऊंगा? यहाँ तो सीधे सीधे दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बात खत्म। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, इतना भरोसा आप पर मैं करता हूं भाई। चलो नेक्स्ट। ए की वैल्यू 100, एन की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 5%। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है सर, हालांकि नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सर हम उस फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना चाहते। यहाँ तो अब साफ साफ बोल ही दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सर, लेकिन रेगुलर या ड्यू तो बोला नहीं है। फिर से वही बात, साइलेंट है तो रेगुलर लगाएंगे। ठीक है सर, चलो। तो 1.05 की पावर 10 -1/0.05 इंटू 100 आ जाएगा आपका काम। फिर से द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इज ₹50,000। तो बताइए एन्युटी की वैल्यू क्या होगी? अब क्योंकि बार बार एन्युटी वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि सिंगल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अमाउंट वर्ड बोल रहा है, अमाउंट वर्ड, इससे मुझे फ्यूचर वैल्यू की हिंट मिलती है। और क्योंकि कहीं भी इमीडिएट या कहीं भी टुडे की बात कर नहीं रहा है, मतलब एन्युटी रेगुलर है, साइलेंट है, इसलिए बस कुछ नहीं करना। आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर की वैल्यू ऑलरेडी दे दी और आपसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ रहा है, उल्टा, रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given the annuity of ₹100 which amounts to 3137 at 4.5% per annum, the number of years will be, बताइए कितने सालों में ऐसा होगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, उसका अमाउंट बन जाता है 3137। फिर से पता चल गया कि लो भाई एन्युटी भी है, अमाउंट वर्ड लिखा है मतलब फ्यूचर भी है, और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी में आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी भी दिया है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी दी है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूले में मैंने फ्यूचर वैल्यू यहां डाल दी, इंस्टॉलमेंट यहां डाल दी, और इस फॉर्मूले में एन की जगह बाकी सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है भाई, इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। या तो आप क्या करो
कि n की अलग अलग वैल्यू लेकर चेक कर लो कि कौन से n की वैल्यू यूज करने पर 3137 आ रहा है। ये हो गया ऑप्शन तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर दो। 100 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 0.045 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये बच जाएगा, -1 इसके सामने की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा। एक बार आप यहां तक पहुंच गए, एक बार आप यहां तक पहुंच गए तो बस अब आपको ये देखना है कि 1.045 का पावर कितना करूं कि मेरे पास 2.4 डबल बना जाए। कैलकुलेटर आपको स्वतः ही आंसर दे देगा, कैलकुलेटर ही आपको बता देगा कि आपको 20 पावर करना है। ठीक है सर, तो आपको जो अप्रोच जमे आप वो अप्रोच करो। आपको अगर ऐसे इक्वेशन से करना में दिक्कत आती है, आप प्लस माइनस में गलती कर देते हो, तो आप ऑप्शन से करिए। लेकिन अगर आपकी इसमें अच्छी कमांड है तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन से कम समय ये लेगा आपका, क्योंकि ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। मान लो डी ऑप्शन सही हुआ तो है ना, मेहनत लग जाती है, तो आपके ऊपर है। ठीक है, ओके जी, ओके, इशू नो प्रॉब्लम। नाउ ये देखो बाय ऑप्शन भी मैंने चेक करवाया था कि ये सेकंड ऑप्शन को चेक किया, ये आ गया मेरा 3137। ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ रहा हूँ। कंपनी बोरो 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,000, नंबर ऑफ इयर्स डेट विल बी पेड। सर क्योंकि इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो इससे पता चल गया क्वेश्चन एन्यूटी का है। क्योंकि बोरो अमाउंट दिया हुआ मतलब लोन दिया हुआ, इससे पता चल गया कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी रेगुलर का है। माय डियर चैंपियंस, आप लोग डिटेक्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन किसका है? ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ इयर्स बाय विच द डेट विल बी क्लियर इज। तो सर कितने सालों में ये डेट जो है वो क्लियर होगा, अब ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब सुनिएगा। 14.2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप n की वैल्यू 14 मान के आसपास का आंसर देख लीजिए, या तो फिर आप फॉर्मूले में यहाँ पर आपने प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी रेगुलर पुट कर दिया, या एन्यूटी पुट कर दिया, या आई की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको वैसे ही जैसे वहां पर सॉल्व करा था इसको भी सॉल्व करके देखा कि आपकी n की वैल्यू जो है आपको अल्टीमेटली यहां तक पहुंच गया, आपकी 1.05 का पावर n करने से 2 आ रहा है। जिसको आपने कैलसी में चेक किया ना, तो आपका 14 यूज करने से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपका आंसर 14 या 15 के बीच में आ रहा है। क्योंकि आपका आंसर 14 या 15 के बीच में आ रहा है, इससे आपको पता चलता है कि यही ऑप्शन मेरा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन फिर भी हमारे पास एक मेथड है जिससे हम हिल क्लाइंबिंग मेथड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने 1.05 का एग्जैक्ट 14.2 पावर करके भी चेक किया, तो वो हमारा 2 के बराबर आ रहा था। इस तरीके से 1.05 का पावर, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको करवाया था। एक्चुअल में पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे 14 और 15 के बीच में रेंज आ रहा है और ऐसा एक ऑप्शन दिया हो, उसको लगा देना भाई, उत्तर मिल जाएगा आपको। नाउ Mr. X borrow 5120 rupees at 12% per annum CI. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest. सबसे पहला सवाल, क्या ये एन्यूटी का है या सिंगल का है? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं भी ना तो एनुअल वर्ड लिखा है, कहीं भी ना तो एन्यूटी वर्ड लिखा है, कहीं भी इंस्टॉलमेंट वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्या जबरदस्ती आप इसको एन्यूटी मान लोगे क्या? है ना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन एन्यूटी है तो इसको भी एन्यूटी मान लेंगे। समझने की कोशिश करो। आपने किसी से 5120 रुपीज बोरो किया और 3 साल बाद उसे रीपे कर रहे हो, तो कितना रुपए पे करोगे? बीच में कुछ नहीं बोला कि बार बार इंस्टॉलमेंट या एक बार इंस्टॉलमेंट, सीधे लास्ट में रीपे करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि प्रिंसिपल आपका 5120 हो गया, आपको अमाउंट निकालना है, वही तो बात है। तो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। सो अमाउंट एज पर सीआई इज पी 1 + i की पावर n। तो ये लिया मैंने प्रिंसिपल, ये ले लिया 1 + i की पावर n। ये देखो आंसर आ गया 7290। इसको जब माइनस किया प्रिंसिपल से तो सीआई की वैल्यू आ गई 2130, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया। चलेगा सर, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, मिस्टर पॉल बोरो करते हैं 20,000 रुपीज ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच। नंबर ऑफ ईयर्स हिज डेट विल बी पेड ऑफ। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमारा 14.2 वाला एक क्वेश्चन था, बिल्कुल एज इट इज है। 20,000 और 2,000 की जगह वहां 10,000 और 1,000 था, तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप 20 को 2 से डिवाइड करते हो तो भी 10 आता है, 10,000 को 1,000 से डिवाइड करते हो तो भी 10 आता है। इसलिए बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज हो गया है, दैट्स इट। Person invest rupees 500 at the end of each year with a bank which pays interest as 10% CI annually. इस क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ पर ड्यू का फॉर्मूला क्यों लगा हुआ है? मैं तो नहीं बोल रहा भाई ड्यू का फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपने ऐसा पढ़ के आए हो कि यहाँ ड्यू का फॉर्मूला लगेगा तो आप गलत पढ़ के आए हो। तो अभी शुरू से मुझसे समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आप 500 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे करते हो। अब जल्दी बताओ मुझे बच्चों, एट द एंड ऑफ ईच ईयर लिखा हुआ है तो वो एन्युटी रेगुलर होगा या एन्युटी ड्यू होगा? जल्दी बताइए। साइलेंट भी नहीं है
साइलेंट भी नहीं, साफ साफ बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो रेगुलर होगा। दूसरी बात, क्योंकि आपको ये निकालना है कि 12 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पैसा आ रहा है, तो क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू? सर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये भी पता चल गया। अब देखो ध्यान से मेरी बात, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। तो आपको बताना है कि 500 रुपए कहीं एन्युटी है, बताइए 12 साल के बाद, 12 साल के बाद आपके पास कितना फ्यूचर वैल्यू आएगा? तो आंसर आ रहा था 10692। सर ये तो गलत आंसर, ये तो गलत। अरे रुको जरा, सबर करो भाई। फिर लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज 12th इंस्टॉलमेंट। अब मान लो कि तुमने कहीं पैसे लगाए, तुम 12 साल तक उसमें पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हो, 12 साल के बाद जितना पैसा रखा हुआ है आइडियली तुमको जाके निकाल लेना चाहिए, लेकिन तुम भूल गए, तो 1 साल तक वो पैसा बैंक अकाउंट में रखा रहा। तो बैंक बोलता है ठीक है, फिर उसमें हम 1 साल का इंटरेस्ट नॉर्मली जिस परसेंटेज रेट से देते हैं 10% से बढ़ा देते हैं। तो उस 10692 पे 10% का इंटरेस्ट मिल गया। डोंट डोंट मग इट अप लाइक कि इसमें ड्यू लगा हुआ है। मैंने तो कहीं नहीं बोला ड्यू लगा हुआ है, मैंने तो बोला कि 12 साल के बाद इतना पैसा मिल रहा है और वही पैसा 1 साल के लिए बैंक के पास और रखा हुआ है। दैट्स इट। तो क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ डाउट क्लियर हो गया? गिव मी अ सुपर थम्स अप जल्दी से, माय डियर चैंपियंस, माय डियर चैंपियंस, जल्दी। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सवाल क्रमांक 11। The present value of annuity of rupees 5,000 per annum for 12 years at the rate of 4% per annum compounded annually is 5,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। क्या यहाँ पर मुझे कुछ बताने की जरूरत है? खुद बता दिया है क्वेश्चन ने क्या निकालना है, बात खत्म हो जाती है सर। अच्छा, पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, क्योंकि देखो एवरी ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। और परपेचुटी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय आई। बस बस इतना सा, हाँ दैट्स इट। तो 300 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 0.10, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ परपेचुटी। आंसर इज 3000। चलेगा सर? ओके, दैट वाज सी। नेक्स्ट, फिर सर हम लोग आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। अब देखो भाई, लीजिंग, सबसे पहली चीज लीजिंग। लीजिंग सर एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एक बंदा जिसको एसेट की जरूरत है, एक एंटिटी जिसको एसेट की जरूरत है, जिसे कि हम लेसर बोलते हैं, वो लेसी उसे हम लेसी बोलते हैं, वो लेसर के पास जाता है और उससे एसेट रेंट में लेता है, उसके एवज में वो उसको पेमेंट करता है। तो एक ट्रांजैक्शन होता है लीज रेंटल का। तो देयर आर टू पार्टी, लेसर, लेसर मतलब जो ओनर ऑफ द एसेट है और जो किसी को एसेट रेंट पर दे रहा है, लेसी मतलब वो जो यूजर ऑफ द एसेट है जिसे एसेट की जरूरत है। लीज रेंटल जो है वो लेसर के लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? जल्दी बताइए सर। लीज रेंट जो है वो लेसर के लिए इनकम हो जाएगा क्योंकि वो पैसा रिसीव हो रहा है उसको, और लेसी के लिए वो जो लीज रेंट है वो एक्सपेंस हो जाएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि इसे एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्यों लिया गया? व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन? बिकॉज सर अब देखो, आपके पास जब प्रपोजल्स आते हैं, जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पर ही लेकर चलता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इस चीज को, कि अगर मेरे पास ऑप्शन आता है ना तो इस टाइप का ऑप्शन होता है कि 4,000 रुपीज या तो आप तुरंत पे करके मशीन खरीद लो, या तो फिर मशीन आप 1,250 रुपीज में लीज करके ले लो। अब क्या 1,250 रुपीज 4 साल तक दोगे तो तुमको लगेगा कि मैं 6,000 रुपए दे रहा हूँ, 5,000 रुपए दे रहा हूँ, और खरीदने में तो सिर्फ 4,000 रुपए दे रहा हूँ, तो तुमको लगेगा अरे वाह खरीद लो, खरीदना सस्ता है, जबकि ऐसा है नहीं सर। दोनों की टाइमलाइन अलग अलग है। जो आप बाय करते हो तो 4,000 रुपए आज देते हो प्रेजेंट में पूरा, लेकिन जब आप लीज में लेते हो ना तो एन्युटी के फॉर्म में पेमेंट करते हो। तो डोंट यू थिंक कि हमको दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले इस 1,250 वाली इंस्टॉलमेंट्स की आज की वैल्यू निकालनी चाहिए? जल्दी दिमाग की बत्ती जलाइए गाइस। आप इस 4,000 रुपए को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आपको 1,250 रुपीज जो आने वाले 4 साल तक आपको पेमेंट करना है, उसकी आज की वैल्यू निकाल के फिर उसको 4,000 से कंपेयर करना चाहिए। तो 4,000 शुड बी कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल देखो 3,642 आ रहा है। तो यहां पर पता आप क्या बोलोगे? यहां पर आप बोलोगे कि कंपनी लीज लेना पसंद करेगी, कंपनी लीज लेना
पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि उसको लीज लेने में सस्ता पड़ रहा है ना, समझ रहे हो आप बात को? जबकि देखकर कैसे महंगा लग रहा था, देखकर महंगा लग रहा था कि 1250 रुपीज 4 साल तक दूंगा तो फिर तो मेरे 5000 रुपए चले जाएंगे। लेकिन भाई टाइमलाइन पे चीजें बदल जाती हैं, ठीक है? ओके नाउ, तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है सर, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल आर कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ द एसेट टू चेक वेदर द लीजिंग इज प्रेफरेबल और नॉट प्रेफरेबल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सवाल आपका लेसी के मद्देनजर या लेसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आए। योर क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये वाला एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट, वांट्स टू लीज आउट। मेरे पास एक मशीन है, मैं एबीसी लिमिटेड हूं, मैं उसे किसी को लीज में देना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास यूज नहीं है उसका। 3,60,000 रुपीज की वो मशीन है और 5 साल उसका यूजफुल लाइफ है। अब मैंने उस सामने वाले के पास प्रपोजल है कि अगर मैं उसको लीज में देता हूं तो मुझे 1,05,000 रुपीज पर एनम देने को तैयार है सामने वाला एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर से। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, जिसमें कि मनी कंपाउंडिंग होगी। तो क्या लेसर को लीज में देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, सीधे बेच देना चाहिए? देखो, अगर मैं इस एसेट को बेच देता हूं तो 3,60,000 रुपए की एसेट है, ये तुरंत बिक जाएगी 360 में, तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आज 3,60,000 मिलेगा। लेकिन अगर लीज में देता हूं तो 1,05,000 रुपीज मुझे आने वाले 5 साल तक मिलते रहेंगे। अब किसको बड़ा मानूं? तो मैंने बोला ये जो लीज रेंट मुझे मिलने वाले हैं ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए पहले मुझे। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूले से 1,05,000 को 5 इयर्स की एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू निकालूंगा, फिर दोनों को कंपेयर करूंगा। तो मैंने देखा, देखो भाई, लीज में देने से मुझे 400 रुपए की ज्यादा कमाई हो रही है, तो चलो आई विल प्रिफर टू गिव इट ऑन लीज। समझ में आ रही बात? तो आपका आपका जो लॉजिक है ये भी क्लियर होना चाहिए ना कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। वरना आप ऐसे सोचोगे कि कम या ज्यादा, तो लेसी के लिए कम अच्छा होता है, लेसर के लिए ज्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हो? तो हमेशा क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पार्ट सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर, जब हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब किसी एसेट पर पैसा लगाते हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल नेचर का मतलब जिसका फायदा हमें सालों साल तक मिले। जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं ना, वो सिर्फ टेम्पररी होते हैं, उनका फायदा उसी समय कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं मतलब बड़ी एसेट्स, उनका फायदा सालों साल तक मिलता है। अब देखो दो चीजें आएंगी यहाँ पर। जब आप एक बड़ी एसेट खरीदने जाते हो तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि आपका पैसा जा रहा है, एक बड़ा वैल्यू कॉस्ट ऑफ द एसेट आपको पे करनी पड़ती है। और उससे फायदा कब मिलता है? फायदा फ्यूचर में मिलता है। फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ सेविंग होगी, सेकेंड ईयर के एंड में कुछ सेविंग होगी, थर्ड ईयर के एंड में कुछ सेविंग या बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो फायदे हो रहे हैं ना, फायदे अलग अलग ईयर में बैठे हुए हैं, और जो कॉस्ट है वो 0 ईयर में बैठी हुई है। तो कॉस्ट को वैसे ही रहने दो, और जो तुम्हारे फायदे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर कॉस्ट के साथ मैच करो। अगर फायदों की प्रेजेंट वैल्यू और एसेट की कॉस्ट, उसमें अगर फायदा ज्यादा है तो खरीदो, वरना कैंसिल कर दो डील। कितने लोगों को लॉजिकली समझ में आ रहा भाई ये वाला पॉइंट? चलो देख लेते हैं एग्जांपल से। मशीन जिसको कि हम 50,000 रुपए में परचेज कर सकते हैं, ये उसकी कॉस्ट हो गई। ये मशीन हमको आने वाले 5 साल तक 12,000 रुपए का फायदा करके देगी। क्या हमें ये मशीन खरीदनी चाहिए? अब जो बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता ही नहीं है, इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो क्या बोलेंगे? 12,000 5 साल तक 60,000 रुपए का फायदा है मशीन में 50,000 रुपए देकर, अरे ये फायदा थोड़ी कहलाया भाई। तो फिर क्या करें? तो समझो बात को, आप इसको ऐसे डिसाइड करो कि आज अगर मैं मशीन खरीदने जाता हूं तो 50,000 रुपए का खर्चा, लेकिन वो जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं 12,000 वाले 5-5 साल तक, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर निकालूंगा 45,489। अब आप मुझे खुद बताओ, फायदा 45,489 रुपीज का और कॉस्ट लग रही 50,000 की, क्या मुझे मशीन खरीदनी चाहिए? यस और नो? जल्दी आंसर दीजिए। नहीं खरीदनी चाहिए। इट इज दैट क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ एग्जांपल नंबर 39, अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स, 10,000 रुपए की उसकी कॉस्ट है, वाइल अनदर मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर जिसकी कॉस्ट 8,000 है। पहली मशीन आपको 1,900 रुपीज सेव करके देती है एनुअली, और दूसरी 2,200। बताओ आप दोनों में से कौन सी मशीन खरीदना पसंद करोगे? ये देखो, मैंने दोनों मशीन के अलग बॉक्सेस बनाए। पहले मशीन की लाइफ 7 साल और 10,000 रुपए की कॉस्ट, उससे मिलने वाला फायदा 1,900। तो 7 सालों तक 1,900 1,900 1,900 1,900 मिलता रहेगा,
उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी 9250। मशीन 2 लाइफ 5 साल, बेनिफिट 2200। आने वाले 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, कॉस्ट हो गई ये। अब ये 10,000 की मशीन 9250 का बेनिफिट, यहाँ तो 750 का लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरी मशीन में 8,000 की कॉस्ट और 8,339 का बेनिफिट। दूसरी मशीन खरीद लेनी चाहिए हमको। कितने लोगों को क्लियर हो गया भाई? गिव मी थम्स अप। क्या आपको लीजिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया? ओ माय डियर फ्रेंड्स, चलो। सर मैंने डेप्रिसिएशन का लेक्चर नहीं देखा, कहां से मिलेगा? बेटा मैं डेप्रिसिएशन थोड़ी पढ़ाता हूं, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको डेप्रिसिएशन पढ़ना है तो वो मैंने सेकंड लेक्चर में करवाया था, ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन एज अ टॉपिक तो अकाउंट्स का टॉपिक है, मेरा टॉपिक थोड़ी है। हाँ वो सेकंड लेक्चर में मिलेगा। अच्छा आप बोल रहे हो कहां से मिलेगा? ऐसा कैसी बात कर दी यार तुमने यार, ऐसे कैसे पूछ लिया कहां से मिलेगा? ये देखो www.livedaily.me, CA Live Daily में अगर तुम जाओगे, ये वाली लिंक में मैं पिन भी कर दूंगा ये लिंक, इसको क्लिक करोगे तो ये देखो रिवीजन लेक्चर्स तुम्हारे पास यहाँ दिए हुए हैं, रिवीजन ऑन स्पेशल क्लास। अभी पार्ट 3 चल रहा है, तुम पार्ट 2 को क्लिक करना तो पार्ट 2 तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। इसी पार्ट 2 के लेक्चर में तुमको मिल जाएगा, ये देखो फ्री में एक्सेस, नो कॉस्ट। ये देखो चालू हो गया, ठीक है सर। चलो www.livedaily.me/CA-Live-Daily, ये लीजिए। ये लिंक तो आपको याद रहनी चाहिए अब तो भाई, बहुत यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि आप सभी नए बच्चों को भी बता दूं, दिस इज नॉट जस्ट फॉर वन एजुकेटर, दिस इज फॉर ऑल द बाहुबली एजुकेटर। सिंगल लिंक। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड मैच्योरिटी वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अच्छा ये जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होता है ना भाई, थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट जाता है, तो वैसे जनरली मैं इसको छुड़वा देता हूँ, मतलब समझाता हूँ, लेकिन फिर बोल देता हूँ कि आया तो ठीक है, वरना लोड नहीं लेने का ज्यादा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पर भी रिवीजन सेशन में भी दो पार्टी होती है, एक होती है इन्वेस्टर और एक होती कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब वो कंपनी जिसको पैसों की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बॉन्ड इशू करती है मार्केट में, और हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर उस पर पैसा लगाते हैं। हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको उसमें कुछ फायदा दिखता है कि मैं अगर बॉन्ड खरीदूंगा तो उस बॉन्ड पर मुझे इतना 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 इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर बार तक, ठीक है सर। तो एक डॉक्यूमेंट मुझे मिलता है जब मैं पैसे देता हूं ना एज एन इन्वेस्टर, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिलता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब उसमें बॉन्ड हो गया है, डिसाइड हो गया है, सामने वाले ने बॉन्ड बना दिया है कि वो मुझे इतने पैसे हर बार एज एन इंटरेस्ट भी देगा, और जब मेरा पूरा ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा बॉन्ड का, और मैं बॉन्ड जब वापस करूंगा कॉर्पोरेट को, कंपनी को, तो वो कंपनी मुझे मैच्योरिटी वैल्यू भी देगी। तो बॉन्ड के ट्रांजैक्शन में एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या चीजें होती हैं। सर बॉन्ड के ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इनकम होती है। एक तो मान लो 3 साल का बॉन्ड है तो 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और चौथा होगा सर तीसरे साल के एंड में आपको एक मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। ये तो हो गए पैसे आने वाले, और जाने वाले पैसे क्या हैं? जितने में आप बॉन्ड खरीदोगे। तो अभी जो हमारे पास बॉन्ड का क्वेश्चन रहेगा उसमें यही निकालना होगा हमको कि बताओ भाई कि आप बॉन्ड कितने में खरीदना चाहोगे। तो मैं बोलूंगा जितना मुझे बॉन्ड से फायदा हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जितनी आ रही है, अगर उससे सस्ता बॉन्ड मिल रहा होगा, बेनिफिट से कम में उसकी कॉस्ट होगी, तो खरीदूंगा, वरना नहीं। अब क्या है, बेनिफिट में दो टाइप के पार्ट हैं यहाँ पर। जो इंटरेस्ट के पेमेंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, तो वो एन्युटी हो गया। लेकिन जो आखिरी में मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है वो सिंगल कैश फ्लो की तरह है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्वेस्टर जो है उसको 1,000 रुपए के बॉन्ड में 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब उसको देखो 100 रुपीज, 100 रुपीज और 100 रुपीज, 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अभी इंटरेस्ट तो तुम्हारा एन्युटी के फॉर्मेट में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 300 रुपए एक्चुअल में आज के 232 रुपए के बराबर है। लेकिन जो तुम्हें थर्ड ईयर के एंड में पूरा 1,000 रुपए वापस मिलेगा बॉन्ड का मैच्योरिटी, वो तो एक सिंगल कैश फ्लो है, तो उसकी सिंगल कैश फ्लो से प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। कैश फ्लो की डिवाइडेड बाय 1 + i⁻³ तो वो 675 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 907। अब मुझसे कोई पूछेगा ना कितने में बॉन्ड खरीदोगे, तो मैं बोलूंगा 907 रुपए का तो फायदा हो रहा है, तो उससे सस्ता अगर बॉन्ड आएगा तो खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। क्या आप लोगों को ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है भाई? चलो, और नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको बोलता हूं बेटा लोड मत लेना उसका, बिल्कुल लोड मत लेना, ठीक है। हाँ, जनरली एन्युटी तक ही एग्जाम में आता है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आ सकता एप्लीकेशन से। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता तो मैं पढ़ाता क्यों? मैंने पढ़ाया है। लेकिन आपको प्रायोरिटी किस पर देनी है?
किस पर आपकी ज्यादा कमांड होनी चाहिए? एन्युटी तक। एप्लीकेशन में पढ़ के जाओ पर इतना लोड मत लो उसका, मतलब थोड़ा बहुत डाउट भी रह जाता दैट इज ओके। ठीक है, ये फंडा दिमाग में रखो। परपेचुटी का तो क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग सर। परपेचुटी क्या होती है? वैसे तो मैंने आपको एक्सेल से सिखाया था इस चीज को सर। अगर मेरी इंस्टॉलमेंट चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे फॉर एवर, तो परपेचुटी दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड होता है परपेचुअल और एक वर्ड होता है एन्युटी। तो एन्युटी कॉन्सेप्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट की इक्वल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। लेकिन एन्युटी का मतलब था स्पेसिफाइड पीरियड, यहां है इनफाइनाइट पीरियड। तो अगर इनफाइनाइट पीरियड तक आपकी एन्युटी चल रही है दैट इज कॉल्ड एज परपेचुटी। क्या उसकी फ्यूचर वैल्यू निकल सकती है? नो सर। कोई चीज अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसका एंड पॉइंट तो हमको पता ही नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू नहीं निकल सकती। क्या प्रेजेंट निकल सकती है? हाँ। कैसे निकल सकती है? क्योंकि क्या होता है जब इंस्टॉलमेंट बहुत दूर चली जाती है, 300-400 साल दूर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाती है। तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है। तो चाहे फिर तुम इनफाइनाइट साल तक भी जाओ ना, तो भी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है, रुक जाती है। दैट्स व्हाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कैलकुलेट, जो कि मैंने एक्सेल में करके भी दिखाया था। तो ये देखो, परपेचुइटी दो वर्ड से बना, परपेचुअल और एन्युटी। जैसे रमेश रिटायर होना चाहते हैं और उनको 3,000 रुपए मंथली मिलेंगे हमेशा फॉर एवर, उनके डेथ के बाद भी, ऑल्सो टू द फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। तो बताइए कि इस परपेचुइटी को लेने के लिए उसकी आज की वैल्यू क्या कहलाई? सिंगल वैल्यू, सिंगल अमाउंट। तो मैंने बोला सबसे पहले तो ये देखो कि पीरियड मंथली है, क्योंकि पीरियड मंथली है तो आपको अपनी इंटरेस्ट रेट को मंथली एडजस्ट करना चाहिए। तो 8% पर एनम यूज करने की जगह मैं उसको 8% अपॉन 12 यूज करूंगा। अब ये 3,000 रुपए को इस रेट से डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर 4,50,000 आ जाएगा। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ये अदर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अभी हमको एक्सरसाइज 4D और एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी रिवाइज करना बाकी है, तो भाई साथ रहिएगा, है ना। अभी है हमारे पास 20 मिनट। ऐसा कौन देता है? होते हैं भाई, होते हैं, परपेचुइटी होती है। हाँ बेटा बता दूंगा, प्रियांशु बता दूंगा पक्के से। फिर एक होता है ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का मतलब है सर कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट है लेकिन वो इक्वल अमाउंट की नहीं है, बढ़ती हुई इंस्टॉलमेंट है, बढ़ती हुई, लेकिन बढ़ती हुई में भी एक पैटर्न होना चाहिए, एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से बढ़ती हुई इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय, मतलब ये हो गया आपका ग्रोइंग परपेचुइटी। तो एक ऐसी एन्युटी जो इनफाइनाइटली चलेगी लेकिन सेम अमाउंट की नहीं, बढ़ते हुए अमाउंट की होगी, उसे हम बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल सकता है? हाँ, इसका प्रेजेंट वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मान लो आई की वैल्यू छोटी और जी की वैल्यू बड़ी है, तो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जी मतलब ग्रोथ रेट जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट से छोटा हो, वरना नहीं निकल पाएगा। तो दैट इज द कंडीशन हियर। ठीक है सर, चलेगा माय डियर चैंप्स, वेरी गुड। नाउ ये देखो, अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 7%, मतलब इंटरेस्ट रेट 7%, ग्रोइंग रेट इज 5%, फॉर एवर आपको 50 रुपए मिलने वाले हैं। तो बताओ कि आपका ग्रोइंग परपेचुइटी क्या होगा? तो 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 7% माइनस 5%, मतलब 50 रुपीज अपॉन 2%, 2500 रुपीज। कूल। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका असली यूज होना है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सीए इंटर में। बट फिर भी आप समझ जाओगे, बहुत इजी सी बात है। मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाते समय क्या बोला? कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाते समय मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाते समय ये बोला कि सर सुनिए, एक चीज होती है आपका फायदा और एक चीज होती है आपकी कॉस्ट। आप दोनों को कंपेयर तभी कर सकते हो जब दोनों सेम पीरियड पर बैठे हुए हों। तो मैं सबको प्रेजेंट में लेकर आ जाता हूं। तो मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट दोनों को कंपेयर करो। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट की वैल्यू बड़ी आ रही है और कॉस्ट छोटी आ रही है तो फायदा है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट छोटा आ रहा है, कॉस्ट बड़ा आ रहा है, तो नुकसान है। तो एक काम करते, एक फॉर्मूला बना देते हैं ना, फायदे की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो बल्ले बल्ले, एक्सेप्ट द प्रपोजल। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव तब आ सकती है जब आपका कॉस्ट बड़ा हो जाए और इनफ्लो, तो रिजेक्ट द प्रपोजल, बात ही खत्म। तो वही सेम चीज को फॉर्मूला फॉर्मेट में कर देना, कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी सीखा आपने। डिसीजन करने के लिए मोर देन लेस देन करने की बजाय एक फॉर्मूला बना दिया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का जो नेट वैल्यू है, अगर वो पॉजिटिव है मतलब मुझे नेट इनफ्लो हो रहा है, अगर नेट इनफ्लो नहीं हो रहा, नेगेटिव जा रहा है, तो मैं नहीं करूंगा वो काम। कितने बच्चों को एनपीवी समझ में आ गया?
चलो अब देखो, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एन्यूटी का हो। इस वाले क्वेश्चन को देखो, आप बोल रहा है कि मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आज की मेरी कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, पर उससे मिलने वाला जो फायदा है ना वो एन्यूटी के फॉर्मेट में ना होके पहले साल में 55,000, दूसरे साल में 80,000, तीसरे साल में 15,000। तो अब कैसे कंपेयर करूं? तो मैं बोलूंगा ये फायदे की तीनों इंस्टॉलमेंट जो आ रही मेरी, भले वो अलग अलग अमाउंट की है, उनका सबका इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि एन्युटी का फॉर्मूला तो तभी लगता अगर ये इंस्टॉलमेंट सेम होती, पर यहाँ तो तीनों अलग अलग इंस्टॉलमेंट है। तो तीनों की इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उनको टोटल किया तो पता चला 1,27,000। अब मैंने एनपीवी निकाली कि 1,27,000 माइनस 1,00,000, ओ वाह, 27,000 का नेट फायदा। चलो भाई एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल को, दैट्स इट। अब ये सारी चीज ना आप इंटर में वैसे भी पढ़ने वाले हो, तो अभी लोड मत लेना, सिर्फ एक ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया। रियल रेट ऑफ रिटर्न, जब आप कहीं पैसा लगाते हो तो आप ये बोलते हो अरे वाह मैंने इतने % रिटर्न कमाया, शेयर्स में लगाया या कहीं भी लगाया, लेकिन आप भूल जाते हो कि जितने समय में आपने वो रिटर्न कमाया उतने समय में चीजों के दाम भी महंगे हो गए। इन्फ्लेशन की वजह से वो जो आपको रिटर्न मिला हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन उसको खा जाता है। तो इन्फ्लेशन को हटा देने के बाद भी मैं कितना कमा रहा हूं, उस चीज को नेट ऑफ करते हैं, तब पता चलता है कि व्हाट इज योर एक्चुअल अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो वेरी सिंपल, जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपका कैलकुलेट होता है उसमें इन्फ्लेशन का परसेंटेज माइनस करिए, यू विल गेट रियल रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स ऑल। फिर एक वर्ड आता है CAGR। CAGR का मतलब क्या है सर? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हमको इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। CAGR का मतलब है कभी भी कोई पैसा एक प्रिंसिपल से लेके एक अमाउंट की वैल्यू तक पहुंचता है, एक इनिशियल वैल्यू से एक फाइनल वैल्यू तक पहुंचता है, तो किसी रेट से ग्रो करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूम करते हुए अगर मैं रेट निकालूं उसकी, तो रेट एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट वही CAGR है। करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास कि 2013 में आपका रेवेन्यू 100 का था और 2016 में 210 का हो गया। मतलब 1 2 3 3 सालों में आपका प्रिंसिपल ऑफ 100 वेंट टू अमाउंट ऑफ 210। तो बताइए क्या रेट से ये चीज हुई होगी? वेरी सिंपल, मैं बोल देता हूं A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। A का वैल्यू 210, P का वैल्यू 100, 1 प्लस आई की पावर 3, तो 210 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर 3। अब कैलकुलेटर के वो वाले शॉर्टकट से हम लोग 2.1 का क्यूब रूट निकाल देते हैं, तो वो 1 प्लस आई के बराबर आ जाएगा। 2.1 का क्यूब रूट कैसे निकालूंगा? 2.1 स्क्वायर रूट की बटन दबाना है आपको 12 बार, फिर -1 करना है, फिर डिवाइडेड बाय 3 करना है, फिर +1 करना है, फिर इंटू इक्वल भी 12 बार करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 7 8 9 10 11 12 1.28। तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 1.28। तो 1.28 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो बताओ फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.28, मतलब 28%। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो कूल, दैट इज रेट एज पर CI। एक्सरसाइज 4D, पहला क्वेश्चन महाचिल्टू। A दिया है, R दिया है, T दिया है, बोल रहा है P निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। फिर से P दिया है, N की वैल्यू दी है, रेट दिया हुआ है, बोल रहा है CI निकालो, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू P। टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल डबल। जब भी ये डबल ट्रिपल वाले सवाल आए ना, बहुत सिंपल फंडा, आप अपने अमाउंट को डबल ऑफ प्रिंसिपल कर दिए, ठीक है सर, अमाउंट की जगह रख दिए P 1 प्लस आई की पावर n इक्वल्स टू 2P। P और P कैंसिल, मतलब ये बता दो कि 1 प्लस आई की पावर n 2 के बराबर कब आ जाएगा। कैलकुलेटर से चेक कर दिया कि 1.05 का कितना पावर करूं कि 2 आ जाए, सिंपल। नाउ फोर्थ, A दिया है, N दिया है, CI दिया है, P निकालना, भाई रहने दो। टाइम बाय विच सम ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ, यहां भी वही चीज है, ट्रिपल बोला है तो A की वैल्यू 3P के बराबर कर दी, P और P कैंसिल किया, तो बताओ 1.08 का कितना पावर करूं कि वो 3 बन जाए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 80 रुपीज फॉर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम। अब तो भाई सीधे सीधे बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्या करवा दूं उसमें। क्वेश्चन 7, एक पर्सन खरीदता है घर, बॉट अ हाउस 20,000 कैश डाउन
एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो बताइए पूरी प्राइस क्या है घर की। तो मैंने बोला 20,000 का डाउन पेमेंट किया और बाकी बची हुए जो बैलेंस होगा उसके लिए लोन लिया। तो अगर मुझे लोन अमाउंट पता चल जाता है ना, तो मैं उस लोन अमाउंट को डाउन पेमेंट के साथ ऐड करूंगा तो मुझे घर की प्राइस पता चल जाएगी। तो चलो सबसे पहले लोन अमाउंट निकालते हैं। तो लोन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो 4,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 25 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%। मेरे पास लोन अमाउंट आ गया 56,376। उसमें मैंने 20,000 डाउन पेमेंट जोड़ दिया तो ये आ गया 76,376। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। A man purchased a house valued at rupees 3 lakh. He paid 2 lakh at the time of purchase and agreed to pay the balance. समझ में ही आ गया सर। 3 लाख रुपए का घर है, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिए। बताओ बाकी बचा हुआ कितने रुपए का लोन हो गया? कितने रुपए का लोन हो गया? 3 लाख की चीज 2 लाख में आपने पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। समझ रहे हो ना? 3 में से 2 माइनस किया तो 1 लाख रुपीज का लोन। अच्छा, उस लोन को आप 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली से पे कर रहे हो और पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 6 महीने के एंड में, मतलब एन्युटी रेगुलर। ठीक है, तो बताइए कि इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो मैंने बोला 1 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 20,0.06। तो अब आपको निकालना है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? हाँ विशाल, पूछो बेटा, क्या डाउट है आपका? अब हम आ रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक की तरफ। ठीक है, फिर से आपको वाले टिप बता देता हूं, अगर ऑप्शंस काफी क्लोज हो तभी आप नन ऑफ दीज के पास जा सकते हो, वरना आप नियरेस्ट ऑप्शन लगाओ। अब देखो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years एट 20,000। भाई सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज बी में भी देखा, फिर भी देख लेते हैं। सीआई निकालोगे फिर एसआई निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। तो आपके पास 20,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, आपने सॉल्व किया 310.125 रुपीज आ गए, ऑप्शन डी लगा दिया। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता। अब 2 देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली ऑन 10,000 पहले और दूसरे साल के लिए 6% का रेट है और तीसरे साल के लिए 9% का रेट, तो फिर शॉर्टकट लगाना फायदेमंद है। 10,000 प्लस 6% प्लस 6%, लेकिन मैं +6 डायरेक्टली नहीं करूंगा, पता क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दी है। तो 10,000 प्लस 3% एक साल पूरा हुआ, प्लस 3% 2 साल पूरे हुए। अब बाकी बचा हुआ एक साल के जो 2 6 महीने हैं उसमें 9 के हिसाब से करूंगा, मतलब 4.5% आधा आधा रेट लगेगा ना। तो लास्ट में मेरी वैल्यू आ रही 12290.84। अब देखो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 2290.84। चाहता तो मैं बोल देता ये देखो नियरेस्ट ऑप्शन है, इसको टिक कर देता हूं। ऐसे ही करते थे ना जनरली कि लो भाई इसके आसपास का ऑप्शन है उसको टिक कर दो, लेकिन इस ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। तो नन ऑफ दीज है तो थोड़ा सा अपने आपको अलर्ट करो, क्या ऑप्शंस क्लोज तो नहीं है? अरे सर देखो ना कितने क्लोज ऑप्शन है, मात्र 2 रुपए का गैप है। इसका मतलब वो आपसे एक्यूरेट आंसर चाहता है, तो एक्यूरेट आंसर के हिसाब से तो फिर तीनों ही गलत है, नन ऑफ दीज। तो समझ में आ रहा है कि क्यों नन ऑफ दीज लगा रहा हूं यहां पर, माय डियर चैंप्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, present value of 10,000 due in 2 years at 5% when the interest is paid on yearly basis। भाई पहली बात तो एन्युटी का क्वेश्चन ही नहीं है, बोल रहा है 10,000 रुपए 2 साल बाद मिलने वाले हैं, ड्यू इन 2 years। ऐसा मत समझना ड्यू वर्ड लिखा है तो एन्युटी ड्यू मान लूं, पहली बात तो एन्युटी ही नहीं है ना। आपको 2 साल बाद कोई पैसा ड्यू मतलब आपके लिए आने वाला है, 2 साल बाद 10,000 मिलने वाले, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? सिंगल कैश फ्लो, 2 साल से कम, डिस्काउंटिंग कर दो, बात खत्म। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 2, सिंगल कैश फ्लो। वही सेम क्वेश्चन में हाफ ईयरली बेसिस लिख दिया, है तो सेम पर हाफ ईयरली बेसिस लिख दिया। तो आई की जगह 5% की जगह 2.5% कर दूंगा और एन में 2 years की जगह 2 2 4 कर दूंगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.025 की पावर 4। फिर आता है जॉनसन वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जॉनसन में मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई थी कि जो जॉनसन भाई हमारे, वो अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनके 3 बेटे हैं, टॉम, डिक एंड हैरी। तो वो अपने लॉयर को बुलाते हैं और कहते हैं मैं कभी भी किसी भी समय पर जा सकता हूं, तो कृपया करके आप अपने कागज लेके आइए, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। तो उसने इंस्ट्रक्शन दिए लॉयर को इंस्ट्रक्शन दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए? कि देखो मेरे पास 1 लाख रुपए बचे हुए हैं, ये 1 लाख रुपए मुझे मेरे तीनों बच्चों में बांटने हैं, लेकिन बच्चे तो छोटे छोटे हैं, अभी बांट दूंगा तो खर्च करके खत्म कर देंगे। तो लॉयर बोलता क्या करें सर? फिर एक काम करो,
जब तीनों बच्चे 25 साल के होंगे, जब तीनों बच्चे 25 साल के होंगे तब उनको सेम अमाउंट मिलना चाहिए। तो क्या तब तक ये पैसा कैश में रखे रहे? नहीं 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 नहीं, तब तक ये पैसा बैंक में जमा कर दो, बैंक में 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये पैसा ग्रो भी होता रहेगा। तो बताइए कि सब जब 25 साल के होंगे तीनों बच्चे, टॉम डिक एंड हैरी, तो किसको कितना कितना पैसा मिलेगा? ये पूरी कहानी है। ये कहानी अगर आप समझ लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुका है मेरे भाई राहुल, ऑलरेडी ऐड हो चुका है। नाउ अब देखो, टॉम, सबसे पहले टॉम, उसके बाद डिक, उसके बाद हैरी। अब ये जो तीनों ही बच्चे हैं ना, इनकी एज अभी 9, 12 और 15। ये 9 साल का है, ये 12 साल का है और ये 15 साल का है। इनको 26 साल का होने में और कितना कितना समय बाकी है? ईयर्स टू बिकम 26, 26 नहीं 25। क्या आप बताएंगे मुझे? सर इसको लगेगा 16 ईयर्स, इसको लगेगा 13 ईयर्स, इसको लगेगा 11 ईयर्स। चलेगा? अब 25 साल के मतलब 16 साल के बाद, 13 साल के बाद और 11 साल के बाद तीनों को एक सिंगल फिगर देना है, एक जैसा। तो मैं मान लेता हूं कि तीनों को मिलने वाला जो एक सिंगल एक जैसा फिगर है ना, जो तीनों में ही रहेगा, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। अच्छा ये 10 आएगा? सॉरी जी सॉरी, थैंक यू जी थैंक यू। तो सर इसको भी मिलेगा एक्स, इसको भी मिलेगा एक्स और इसको भी मिलेगा एक्स। ठीक है, ये कहानी हो गई अब तक की। अब मेरे पास अभी अभी मेरे पास 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं, और ये तो उनमें उनको फ्यूचर में मिलने वाले पैसे हैं, एक्स एक्स एक्स, किसी को 16 साल बाद, किसी को 13, किसी को 10 साल बाद। तो अगर मैं टॉम को 16 साल बाद जो एक्स रुपीस मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू पूछूं, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, कि टॉम को मिलने वाला एक्स एक सिंगल कैश फ्लो है, उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय 1.035, 3.5% दिया ना, की पावर 16। कैश फ्लो को अगर आप 1 + i की पावर n से डिवाइड करते हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। डिक को जो 13 साल बाद एक्स रुपीस मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू है 1x डिवाइडेड बाय 1.035 की होल पावर 30। और हैरी को जो x वैल्यू मिलने वाला है 10 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू है 1.035 की पावर 10। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और अगर आपने ये तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो आज रखे हुए पैसे के बराबर होनी चाहिए। इन तीनों को जो मिलने वाला पैसा है उसकी आज की वैल्यू 1,00,000 रुपए के बराबर है। तो यहां से आपकी बन गई इक्वेशन, कि अगर आप ये तीनों इक्वेशंस को जोड़ देते हो, x डिवाइडेड बाय 1.035 की पावर 16, ये और ये, तो तीनों की वैल्यू 1,00,000 के बराबर। तो चलो एक काम करता हूँ, सीधे x कॉमन ले लेता हूँ और अंदर में आ जाएगा 1/1.035 पावर 16 प्लस 1/1.035 पावर 13 प्लस 1/1.035 पावर 10। ये हो गया 1,00,000 के बराबर। अब अगर आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.035, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 m प्लस, मैंने m प्लस कर दिया। 0.576 कुछ आ रहा है, उसको m प्लस कर दिया। अब फिर से चालू कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.035, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 0.639 के आसपास कुछ आ रहा है, मैंने इसको भी m प्लस कर दिया। और फिर आएगा 1.035 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.708 के 9 के आसपास कुछ आ रहा है, इसको भी ऐड कर दिया। मेमोरी रिकॉल किया तो ये सबका टोटल जो आ रहा है दैट इज कमिंग टू 1.9250। तो x इंटू 1.9250 इज 1,00,000 रुपीज। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डिवाइड इक्वल टू 1,00,000 से डिवाइड कर दूंगा, 51,947.27 रुपीज। और ये वो फिगर है 51,947 जो तीनों को अपने अपने 25 की उम्र तक पहुंचने पर मिलने वाला है। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? जल्दी बता दो बिड़ू। वैसे तो ये पेपर के लायक बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है,
लेकिन यार जितना हमारी बुक में दिया है, चाहे वो कितना भी टफ हो, उतना तो हमारा धर्म बनता है कि हम करके जाएं, उतना तो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो अब इसको रिपीट मत करवाना, आप पीछे जाकर देख लेना या छोड़ देना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करने वाला, बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसका आंसर है 14 साल 2.5 महीने। इसने ऑप्शन दे दिया 14 साल 2 महीने और 14 साल 3 महीने, तो यार बीच में कैसे जाऊंगा मैं? तो मैंने बोला छोड़ो भाई, इसको अपन अपने कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाते क्वेश्चन की वजह से। ठीक है, इसलिए हमने छोड़ दिया था। कूल। हाउ मेनी ईयर द सम ऑफ मनी ट्रिबल एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस? कुछ नहीं भाई, ट्रिपल बोल रहा है, ट्रिपल, तो ए की वैल्यू 3p, फिर वही वाली बात होगी 1.025 का कितना पावर करोगे कि 3 के बराबर आ जाएगा। वहां पर 1.08 की पावर को चेक कर रहे थे तो आंसर 14 के आसपास कुछ आया था, या 22 के आसपास कुछ आ रहा है। सिंपल। डेप्रिसिएशन, कॉस्ट दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, रेट दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, कोई बात नहीं। कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू मतलब p मानते हैं, और 9th स्क्रैप वैल्यू को a मानते हैं, और 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई कर देते, बाकी सब कुछ सेम है। ऑप्शन से चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली 9th वाला देखो, इतने रुपए की मशीन है, इतनी उसकी स्क्रैप वैल्यू है, इतना उसका परसेंटेज है, फिर से वही पूछ रहा है कि क्या टाइम है, फिर से वही कर दिया, तो हमारा आंसर 5 और 6 के बीच में आ रहा था, ऑप्शन डी लगा दिया हमने। उसके बाद मशीन वर्थ रुपीज दिस मच इज डेप्रिशिएटेड एट दिस रेट, व्हेन वुड इट रिड्यूस बाय 90%? फिर से वही, फिर से एन पूछ लिया, फिर से डेप्रिसिएशन, तीनों सेम टाइप के सवाल थे। अली बाबा बोरो कर रहे हैं 6 लाख रुपए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, उसको रीपेमेंट कर रहे हैं 6% 20 इंस्टॉलमेंट में, तो 6% 20 इंस्टॉलमेंट 6 लाख, फैक्टर निकाला, 6 लाख से डिवाइड किया, आ गया इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, बात खत्म। सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हो डिबेंचर बन को रिडीम करने के लिए, मतलब आपको 25 साल के बाद 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो आज से कितना कितना पैसा आप इकट्ठा करते जाओगे? मतलब इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है और फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, तो फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, बाकी चीजें ये रही, डिवाइड किया, 12,006 रुपए, खत्म। फिर मशीन कॉस्ट ₹5,20,000, उसका भी सिंकिंग फंड है 25% महंगे वाले मॉडल के लिए। क्या होगा, 25 साल के बाद मशीन खराब होगी, तो फिर उस समय नई मशीन लगेगी, तो वो नई मशीन आएगी 25% महंगी, 6.5 लाख रुपए की। लेकिन ये जो पुरानी मशीन है जो खराब हो जाएगी 25 साल बाद, उसको बेचने से 25,000 का स्क्रैप वैल्यू बचेगा, मतलब नेट मुझे कितने पैसे की जरूरत है 25 साल बाद? तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू एनुटी रेगुलर बन गया, बस। बाकी फिर नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जो रेड वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। नाउ, राजा जिनकी एज 40 है, वो 40 लाख रुपए रखना चाहते हैं डेथ के लिए, और उनको उम्मीद है कि भाई वो 30 साल तक जिंदा रहेंगे, तो 30 साल के एंड में उनको 40 लाख रुपए की जरूरत है, और कमेंसिंग नाउ बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ। नाउ मतलब एन्युटी ड्यू होना चाहिए, पर एन्युटी ड्यू के हिसाब से आंसर 81,628 आ रहा है, जो चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, और रेगुलर के हिसाब से करने जाओगे तो मैच कर जाएगा। तो मैं बोलता हूं दो चीजें, या तो ऑप्शन गलत है, या तो कमेंसिंग नाउ वाली लाइन गलत है। अगर कमेंसिंग नाउ की लाइन काट दूंगा तो फिर 84077 आएगा, तो ऑप्शन डी लगा दूंगा। रियलिटी आपके सामने रख दी है, अब मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, तुम पेपर में सही करके आना, दैट्स इट। क्वेश्चन में गलती हुई तो जरूरी नहीं कि पेपर में भी गलती हो, ठीक है नाउ। पर अगर मैं प्रैक्टिकली एक्चुअली तुमसे पूछूं कि ये ड्यू का क्वेश्चन है या रेगुलर का, तो भाई कमेंसिंग नाउ लिखा है तो मैं ड्यू ही मानूंगा उसको, सीधी सी बात है। ठीक है सर, चलिए अप्पू वाला क्वेश्चन। 60 साल में अप्पू जी रिटायर हो रहे हैं, उनको फिर 13 साल तक पेंशन मिलेगी, और वो हर 6 महीने में पेंशन मिलेगी, ऐसा बोला ना, पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 14,400 एक साल का, तो एक इंस्टॉलमेंट कहलागी 7,200 रुपीज की, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 की जगह 2 यूज करोगे, और 13 साल की जगह 26 इंस्टॉलमेंट बोलोगे उसको, क्योंकि साल में 2 इंस्टॉलमेंट ना। तो बताओ उसकी आज की वैल्यू कितनी है? निकल गई प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स इट। तो बताइए माय डियर चैंपियंस, कैसा लगा आपको रिवीजन? क्या आपका ये ओपी रिवीजन आ गया, समझ में आ गया आपको? यस और नो? बेटा जी मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता विशाल, और आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जुलाई पेपर में बहुत सारी गलतियां थी, तो यू शुड नॉट टेक लोड ऑफ दैट। पर ये वाला पेपर जो आपने सामने रखा है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर मार्क कर ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी इसको अपलोड नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि वो दूसरी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है ना, आई कैन नॉट अपलोड इट हियर। ठीक है, चलिए अब मैं सभी को बता देता हूँ जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, दिस लिंक इज वेरी यूजफुल टू यू, बिकॉज हियर यू विल गेट ऑल द फ्री क्लासेस का लिंक्स, प्लेलिस्ट एक जगह पर। उसमें मेरे वाले फोल्डर में जाओगे या मेरे वाले टैब में जाओगे तो दो चीजें मिलेंगी, December 21 रिविजन्स, तो जिनकी क्लासेस होगी और जो सिर्फ रिविजन्स पर फोकस कर रहे हैं,
तो मेरे दोनों प्लेटफॉर्म पर होने वाले रिवीजन, यूट्यूब पर और ऐप पर स्पेशल क्लास, दोनों की लिंक्स वहां डाल रहा हूं मैं। जिसका अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पूरा पूरा करना बाकी है तो रेगुलर क्लासेस की लिंक भी हर एक चैप्टर की वहां पर दी जा चुकी है। जाइए, उपयोग करिए और मजे उठाइए, है ना। तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए पास होने के लिए, सब रिसोर्सेज आपके लिए फ्री अवेलेबल है। तो कल हम लोग मिलने वाले हैं भाई सेट रिलेशन फंक्शन की क्विज के साथ, और कल आपके पास समय है टाइम वैल्यू रिवाइज करने का। डे आफ्टर टुमारो भी नहीं, इनफैक्ट मंडे को आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्विज होने वाला है, नॉट संडे बट मंडे। तैयार रहिएगा। यूट्यूब पर हम शाम को आज मिलने वाले हैं सेट रिलेशन फंक्शंस के पार्ट 2 के लिए, और कल इसी सेट रिलेशन फंक्शन की क्विज 12 बजे स्पेशल क्लास में हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको शेड्यूल एकदम क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू गेट द सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CA प्रणव। एंड सब्सक्रिप्शन में आपको खास 2 बातें बताता हूं। चॉइस ऑफ बैचेस, चॉइस ऑफ एजुकेटर, मतलब एक बार आपने CA फाउंडेशन में सब्सक्राइब किया ना तो आपको बार बार अलग अलग बैचेस की फीस नहीं देनी है। पुरानी नई कोई भी बैच देख सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है, अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास। ठीक है सर, चलो। कॉम्बो भी ले सकते हो आप फाउंडेशन और इंटर का, क्योंकि अब इंटर आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है, पेपर काफी पास है, तो वो भी लेकर आप बढ़िया सर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।